हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और ये जो क्लास है हम लोग मेनली पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ये पूरा का पूरा जो आपका क्लास होगा ये हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हिंदी माध्यम जो स्टूडेंट है वो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इसके पहले भी 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे, हमारे मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले अगर आप वाकई में केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ सीखना चाहते हैं केमिस्ट्री का क्या रियल मतलब होता है, तो आपको शुरू से इस प्लेलिस्ट में जो बनी हुई है प्लेलिस्ट क्लास 12th की रसायन शास्त्र, उसको आपको एकदम शुरू से फॉलो करना होगा, ठीक है ना। जब आप शुरू से उसको पढ़ेंगे तो ही आपको केमिस्ट्री बेहतर समझ में आ सकेगी। तो आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास नंबर 5 है और इस क्लास नंबर 5 में हम लोग आज पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। आपने हेडिंग देख भी लिया होगा कि बिलियन का प्रकार ये हमारा हेडिंग है। तो हम आज जितने भी बिलियन के प्रकार हो सकते हैं, जो जो आधार हो सकता है, अलग अलग आधार पे अलग अलग तरह के बिलियन के प्रकार होता है। तो सबसे पहला हम लोग आज का जो प्रकार पढ़ने वाले हैं बिलियन का प्रकार जो है घटकों की संख्या के आधार पे। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, घटकों की संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार, घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार, यानी इसका हिंदी हुआ घटकों की संख्या। घटक मतलब होता है अवयव, घटक को हम अवयव भी कह सकते हैं। तो आपका मन है तो यहाँ पे अवयव भी लिख सकते हैं, अवयव या घटकों की संख्या के आधार पर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यानी किसी भी बिलियन में कितने घटक मौजूद हैं, यानी कितने चीजों को मिलाकर आपने एक बिलियन तैयार किया है, उसी तैयार बिलियन में कितने घटक हैं उसके आधार पे बिलियन को बांटा जाता है, ठीक है ना। और उसके आधार पे बिलियन को बांटा जाता है 2 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। सबसे पहला जो घटक का नाम है, जो सबसे पहला बिलियन है उसका नाम है द्विअंगी बिलियन। क्या कहते हैं इसको? द्विअंगी बिलियन। मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे, जैसे बिल्कुल हम लोग आराम से सीखेंगे और आराम से चलेंगे। तो आपको भी आराम से कॉपी में लिखते हुए चलना है, बिना कलम और कॉपी के नहीं आना है, ठीक है ना। द्विअंगी बिलियन जिसको हम कहते हैं बाइनरी, इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा जो हमारा बिलियन का प्रकार है उसको हम कहते हैं त्रिअंगी बिलियन। तो दूसरा क्या है? त्रिअंगी बिलियन, जिसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? टर्नरी सॉल्यूशन। तो हमारा 2 तरह का बिलियन हुआ, एक बिलियन हो गया द्विअंगी और एक बिलियन हो गया त्रिअंगी। अब देखिए थोड़ा बहुत भी अगर आपको हिंदी समझ में आता होगा तो द्वि का मतलब होता है 2, द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और अंग मतलब होता है अंग, यानी वैसा बिलियन जिसमें घटक या अवयवों की संख्या 2 होती है उसे हम द्विअंगी बिलियन कहते हैं। त्रि माने होता है 3 और अंग, तो वैसा बिलियन जिसमें घटक या अवयवों की संख्या 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी बिलियन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घटक या अवयव की संख्या, कितनी हो जाएगी इसमें? 2। और इसमें हो जाएगा घटक या अवयव की संख्या, घटकों, यहाँ पे हम घटकों लिख सकते हैं, घटकों या अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो जिसमें आपको 2 घटक हो गए उसे हम कहेंगे द्विअंगी बिलियन, और वैसा बिलियन जिसमें घटक या अवयव या कंपोनेंट्स की संख्या 3 हो जाएगी उसे हम त्रिअंगी बिलियन कहते हैं, ठीक है। आइए जरा इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान के चलिए हमने एक बिलियन बनाया, ठीक है, एक बिलियन हमने बनाया और इस बिलियन में हमने क्या किया? इस बिलियन में हमने पानी डाल दिया है ना, क्या डाल दिया? पानी।
इस बिलियन में हमने डाला पानी, और पानी जैसे ही डाला हमने तो हमारे पास जो विलायक है, विलायक मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें हम किसी वस्तु को जिसमें हम किसी विलय को घोलते हैं या वस्तु या पदार्थ को घोलते हैं, तो हमारा विलायक जो है वो पानी है। क्या है? पानी है। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। और अब हमने क्या किया, इसमें इस वाले पानी में हमने मिला दिया नमक। क्या मिला दिया? नमक। तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ठीक है, तो हमारे अब ध्यान से देखेंगे 1 बिलियन हमारा तैयार हो चुका है, जिसमें हमने रखा है नमक और पानी। तो नमक और पानी जो बिलियन रखा है, तो हम आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने चीजों से मिलकर ये बिलियन तैयार है, तो आप बोलेंगे 2 चीजों से मिलकर तैयार है। एक है पानी जिसको हम कहते हैं H2O, और प्लस NaCl। यानी हमारा जो ये बिलियन तैयार हुआ है, ये हमारा जो बिलियन तैयार हुआ इसको हम कहेंगे द्विअंगी बिलियन। लेकिन चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर मान के चलते हैं कि हमने 1 बिलियन तैयार किया, 1 बिलियन हमने तैयार किया, और उस बिलियन में हमने क्या किया? पानी को ले लिया। पहले पानी ले लेते हैं। ये हमारा पानी है। पानी लिया, जल लिया तो H2O, और इस बिलियन में हमने क्या किया? इस बिलियन में हमने नमक को मिला दिया, NaCl, जो हमारा क्या है? नमक है। और फिर हमने क्या किया? इसी बिलियन में हमने चीनी को मिला दिया, जिसका सूत्र है C12H22 और O11। तो अब ध्यान से देखेंगे इस बिलियन को, तो इस बिलियन में कितने कंपोनेंट्स वगैरह मिले हैं? तो 3 चीजों से मिलकर ये बिलियन बना है। एक है NaCl, दूसरा है जल, और तीसरा है चीनी। तो हमारा जो बिलियन तैयार हुआ है H2O प्लस NaCl प्लस C12H22 और O11। तो ये जो बिलियन आपका तैयार हुआ है 3 तरह के घटक या अवयव से मिलकर तैयार हुआ है, तो ये हमारा हो गया त्रिअंगी बिलियन। तो हमने आपको क्या यहाँ पे बताया कि बस यही बताया, घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार होते हैं 2। एक होता है द्विअंगी, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें घटक की संख्या कितनी होती है? 2। और एक होता है त्रिअंगी बिलियन, जिसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, जिसमें घटकों की संख्या कितनी होती है? 3। तो ये था आपका घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगला सीखते हैं बिलियन का प्रकार जो कैसे होता है ना। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बिलियन के ही प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन अब की बार जो हमारा आधार होगा वो अलग होगा, है ना। तो हमारा क्या आधार रहा, जरा देखते हैं उसको। अब हमने घटकों की संख्या के आधार पर तो बिलियन के प्रकार पढ़ लिया। कितने होते हैं? 2। एक होता है द्विअंगी और दूसरा होता है त्रिअंगी। अब घटकों की मात्रा के आधार पे हमारा हेडिंग क्या रहेगा? घटकों की मात्रा के आधार पर। तो जरा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो बिलियन के प्रकार हमारा है घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर। घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर, ध्यान से देखिए, हेडिंग लगाएंगे आप लोग मेरे साथ। घटक या अवयव की मात्रा के आधार पे, अवयव की मात्रा के आधार पर, है ना। घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर देखिए, घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट या टाइप्स ऑफ बिलियन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट, क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया हेडिंग, ये हमारा हेडिंग है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना है कि हम लोग इसमें जो भी घटक ले रहे हैं या जो अवयव ले रहे हैं उसकी मात्रा कैसी ले रहे हैं। अगर उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो उसका एक अलग नाम होगा, बहुत कम होगी तो उसका अलग नाम होगा, है ना। यानी हम इसकी मात्रा के आधार पे हम बिलियन को बांटने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बिलियन कितने प्रकार के होते हैं इस टाइप के आधार पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें
तो इस तरह से हम अगर बांटते हैं तो हमारे बिलियन के प्रकार हो जाते हैं 5। कितने प्रकार के हो जाते हैं? 5। सबसे पहले उनका नाम लिख लेते हैं, फिर उसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला बिलियन जो हमारा है उसको हम कहते हैं तनु बिलियन। उसका नाम क्या है? तनु बिलियन। तनु बिलियन जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पहला हमारा जो प्रकार उसका क्या नाम है? तनु बिलियन। दूसरा जो हमारा प्रकार है उसका नाम है सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन जिसको हम कहते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा जो हमारा बिलियन का प्रकार है उसको हम कहते हैं संतृप्त सॉल्यूशन। संतृप्त विलियन जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। चौथा जो बिलियन का प्रकार है हमारा, चौथा जो बिलियन का प्रकार है उसको हम कहते हैं असंतृप्त बिलियन। असंतृप्त बिलियन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। और हमारा जो लास्ट बिलियन का प्रकार है जिसको हम कहते हैं अति संतृप्त बिलियन। क्या कहते हैं? अति संतृप्त, अति संतृप्त बिलियन जिसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि बिलियन की यानी घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार कितने हो जाते हैं? 5। सबसे पहला को हम कहते हैं तनु बिलियन जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा को कहते हैं सांद्र बिलियन जिसको हम कहते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा को कहते हैं संतृप्त बिलियन जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और चौथा जो है असंतृप्त बिलियन जिसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और पांचवा है अति संतृप्त बिलियन जिसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बिलियन के प्रकार हो गए घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो सबसे पहले आप लोग 2 चीजों का हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, एक एक करके इसको देखना हमको जरूरी है। पहले इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करते रहिए मेरे साथ। अब देखिए, अब हम इसको एक एक करके समझते हैं कि ये सैचुरेटेड और ये तनु बिलियन क्या है। पहले 2 को एक साथ पकड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं तनु और उसके बाद सीख लेते हैं सांद्र को। ठीक है ना। तो 1 नंबर आप लोग हेडिंग लगाएंगे तनु। तनु बिलियन। तनु बिलियन जिसको हम क्या कह रहे थे अभी? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं इसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग हमारा जो है एक ही साथ दोनों को पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक बिलियन हमारा उसका नाम क्या है? सांद्र बिलियन। 2 नंबर पे क्या था? सांद्र बिलियन जिसको हम कहते हैं कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। आप लोग दोनों एक ही साथ हेडिंग लगाएंगे। देखिए, यहां जो घटक या अवयव है, जिस चीज में हमको जिसको घोलना है उसकी मात्रा के आधार पे हम बिलियन को बांटे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जिसको घोलना है उसको हम कहते हैं विलेय। क्या कहते हैं? विलेय या सोल्यूट। तो यानी अगर इसमें हम विलेय की मात्रा की बात करें, विलेय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्यूट। क्या कहते हैं? सोल्यूट। विलेय या सोल्यूट की मात्रा, विलेय या सोल्यूट की मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जिस बिलियन में विलेय की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तनु बिलियन। क्या कहते हैं उसे? तनु बिलियन। उसे हम कहते हैं तनु बिलियन। और जिस बिलियन में विलेय की मात्रा, विलेय या सोल्यूट की मात्रा, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमने यहां से देखा तनु और सांद्र बिलियन, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। कम यानी बहुत कम, है ना। इसको हम बहुत कम भी लिख सकते हैं, बहुत कम। जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाए? बहुत कम। और जिसमें ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्र बिलियन। लेकिन ध्यान से समझिएगा इसको, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे?
अगर इसके अपेक्षा इसमें ज्यादा विलयन है तो ये कहलाएगा सांद्र, ये क्या कहलाएगा सांद्र, और ये कहलाएगा तनु, है ना। आइए समझते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक बर्तन हमने लिया, जिस बर्तन में हमने क्या किया, इस बर्तन में हमने वाटर को रख दिया यहाँ पे, है ना, पानी, ये पानी है अपना H2O, और इस H2O में हमने क्या किया, एक चम्मच नमक को घोल दिया, एक चम्मच क्या घोल दिया, नमक को। सेम टू सेम यहां देखिएगा, यहां भी एक बर्तन हमने लिया, यहां भी एक बर्तन लिया, और इस बर्तन में हमने क्या किया, इस बर्तन में जल प्लस 3 चम्मच नमक को घोल दिया, 3 चम्मच NaCl। तो अब एक बात बताइए, आपको तो H2O तो सब में बराबर है, सेम पानी है, दोनों में सेम पानी है, पानी इसमें भी उतना ही जितना इसमें है ना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, जिस चीज को हमको घोलना है वो विलय है हमारा, और हमने विलय यहाँ पे लिया 1 चम्मच, यानी यहाँ पे विलय की मात्रा कम है और यहाँ पे विलय की मात्रा ज्यादा है। तो इस दोनों के केस में हम इसको कहेंगे तनु विलयन और इसको कहेंगे सांद्र विलयन। क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। तो तनु और सांद्र बोलना ये हमें विलयन की, 2 विलयनों की मात्रा पर निर्भर करता है। अगर हमने इस 2 विलयन लिया और उसमें एक का कम है और एक का ज्यादा है, तो एक को कहेंगे तनु विलयन और दूसरे को कह देंगे सांद्र विलयन। क्या कह देंगे, सांद्र विलयन। तो यही था आपका तनु और सांद्र विलयन। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं, अगला विलयन का प्रकार जिसको कहते हैं संतृप्त विलयन। तो हमने यही सीखा यहाँ पे कि जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन, और जिस विलयन में विलय की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। तनु और सांद्र बोलना ये दोनों विलयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। आइए देखते हैं इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं उसको, संतृप्त विलयन। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग 3 नंबर का, संतृप्त विलयन। हेडिंग लगाइएगा संतृप्त विलयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा अच्छा से समझेंगे हम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आखिर ये संतृप्त विलयन क्या होता है, इसे किसे कहते हैं संतृप्त विलयन? तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है। ध्यान से पहले लिख लेते हैं ना, पहला हमने डेफिनेशन क्या लिखा है इसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम होती है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम। क्या कहते हैं, मैक्सिमम होती है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी, एकदम अधिकतम होगी, मतलब कि उस विलयन में अब उतनी मात्रा से ज्यादा विलय अगर आप उसमें घोल नहीं सकते हैं। आइए जरा इसका मतलब समझ लेते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि हमने एक बार देखिए, तो हमने ये बोला कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है। इस बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक हमने बर्तन लिया, ठीक है ना, ये बर्तन हमारा है। थोड़ा इस बर्तन को बड़ा बनाते हैं। एक बर्तन हमने लिया है, ये एक हमारा बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में हमने क्या किया, इस बर्तन में हमने यहां तक इसमें पानी को रखा है, यहां तक पानी को रखा है, ठीक है ना। ये हमारा पानी है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ये हमारा इसमें H2O है, H2O यानी जल है। क्या है इसमें, जल है। इस बर्तन में ध्यान से देखेंगे
इस बर्तन में हमने यहाँ तक पानी लिया, मान लेते कितना भी मात्रा पानी की हो सकती है, हमने यहाँ तक पानी लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस विलयन में हमने नमक को घोलना शुरू किया। हमने क्या डाला इसमें, NaCl। और हम इस विलयन में, यानी मान लेते हैं कि ये विलयन 500 ml का विलयन है, ये 500 ml का है, और इस विलयन में हम 100 ग्राम नमक को घोल सकते हैं। माने 100 ग्राम नमक इसमें आप घोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना घोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उतना अगर आप नमक घोलोगे तो ये आसानी से, माने 500 ml पानी में, 500 मिलीलीटर पानी में आप 100 ग्राम नमक ही घोल सकते हो, उससे ज्यादा नमक आप घोल नहीं सकते हो। तो यही बात हम कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, मैंने 100 ग्राम तक आप घोल सकते हो, 100 ग्राम से ज्यादा नहीं घोल सकते हो। 100 ग्राम अगर नमक है तो 100 ग्राम आसानी से आप घोल सकते हो। 100 ग्राम से जितने भी नीचे नमक होगा वो ऑटोमेटिकली घुल जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा घोलोगे तब होगा क्या, तब ये होगा कि इस विलयन में जो भी नमक आपने, मान लेते हैं आपने नमक को बढ़ा दिया और 150 ग्राम घोलना शुरू कर दिया, इसमें कितना ग्राम घोलना शुरू कर दिया, 150 ग्राम। तब होगा क्या कि इस वाले नमक में ये जो नमक नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जाके इसके तली में बैठना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो कुछ नमक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो NaCl आपको दिखाई देगा, ये नमक घुलेगा नहीं, घुल नहीं सकता, क्योंकि इसकी क्षमता 100 ग्राम नमक को घुलाने की है, और इसको आपने घोलने को दे दिया 150 ग्राम। तो जितना क्षमता होगा उतना ही ना नमक ये घोलेगा, उससे ज्यादा तो नमक ये घोल नहीं सकता है। इसका मतलब ये 100 ग्राम से ज्यादा जितने भी नमक होंगे वो जाके नीचे तल्ली में जाके बैठना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ पे जो NaCl होगा वो ठोस अवस्था में होगा। किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। यानी यहाँ पे ये क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। और यहाँ जो आपको नमक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको नमक जहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी नमक है, लेकिन यहाँ पे जो नमक है ये आपका नमक विलयन अवस्था में। कैसे है ये NaCl, कैसा है, विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में, यानी ये एक्वस अवस्था में, एक्वस स्टेट में है। कैसा है ये, एक्वस। AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस स्टेट। यानी यहाँ जो नमक है ये पानी के साथ घुला हुआ है, लेकिन यहाँ जो नमक ये ठोस है वो पानी के साथ घुला नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला न जा सके, ये भी तो कह सकते हैं ना दूसरे शब्दों में, कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला न जा सके। तो हम लिख रहे हैं इस परिभाषा को, इसको भी आप लोग लिख लेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला न जा सके, माने इससे ज्यादा विलय आप इसमें घोल नहीं सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को आप घोल नहीं सकते हो, मतलब विलय की मात्रा अब वहां पे हो गया, जितना घोलने की क्षमता है उसकी अधिकतम मात्रा आपने घोल दिया है, उससे ज्यादा आप घोल नहीं सकते हो। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। जितना भी ये नीचे वाला जो नमक आपको दिख रहा है, ये विलयन ठोस अवस्था में आपको दिखाई देगा। अब होगा क्या, ध्यान से समझेंगे इस बात को, क्योंकि देखिए जितना भी विलयन है वो नीचे जो बैठा हुआ विलयन है वो ठोस अवस्था में विलयन है, और यहाँ जो विलयन है वो उसमें घुला हुआ है। जो घुल जाता है वो क्या करता है, जब भी कोई नमक को घोलते हैं तो वो ऐसे टूट जाता है ना, आयंस में टूट जाता है, ये इसका आयनीकरण हो जाता है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ये जो घुलनशील नमक है, जो विलयन की अवस्था में नमक है, ये अपना आयंस को लेकर टूट गया, इसका मतलब वो क्या हो, घुल चुका है। लेकिन यहाँ जो नमक है ये अपने आयंस में टूटा नहीं है, ये जैसा है वैसा ही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला नमक जो है वो अपने आयंस में टूटा नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अब होगा ये कि जब भी, अब धीरे धीरे होगा क्या कि यहाँ का जो विलयन, जो ठोस अवस्था में विलयन है, जो विलयन ठोस अवस्था में, वो आगे जाके घुलना शुरू करेगा, है ना, वो ऊपर जाएगा, घुलना शुरू करेगा। तो ये वाला विलयन फिर क्या करेगा, विलयन में ये घुलना शुरू करेगा। अब ये नीचे, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आके ठोस में बन जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ठोस बन जाएगा। जब ये विलयन बनेगा तो ये ठोस बनेगा, विलयन बनेगा तो ठोस बनेगा। ये वाला काम होते रहेगा। इसका मतलब ये इधर से गया V1 और इधर से ये नीचे आया तो V2, यानी दोनों का अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग V1 बराबर V2,
यानी दोनों को ऊपर विलयन और ठोस बनने की जो वेग होगा, विलयन और ठोस बनने की जो प्रक्रिया होगी वो बराबर होगा। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने उतना ही नमक इसमें घोला है जिसमें अब ये ठोस बनना शुरू नहीं हो सकता है। मतलब अभी तक ऊपर से नीचे तक पूरा ऊपर से नीचे तक क्या होना चाहिए, विलयन अवस्था में होना चाहिए, तभी उसको हम संतृप्त कहेंगे। और जहां ठोस हो गया तब उसको संतृप्त नहीं कहेंगे। मतलब अब उससे ज्यादा अधिक उसमें विलय नहीं घोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों, मतलब ये यहाँ भी देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ भी तो विलयन होना चाहिए ना। कहने का मतलब यहाँ पे ठोस नहीं बनना चाहिए। अब उतना विलयन नहीं घोल दो ताकि उसको घोल ही ना पाए वो, है ना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी विलयन रहे और यहाँ भी विलयन रहे। इसका मतलब ये दोनों का जो वेलोसिटी होगा, जो वेग होगा, वो बराबर होना चाहिए, तभी तो ये साम्य अवस्था में होगा। साम्य मतलब बैलेंस अवस्था में होगा, है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं जिस विलयन में विलय की ठोस अवस्था और विलयन अवस्था के बीच साम्य हो। साम्य मतलब इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में हो, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जो NaCl जो है, जो ठोस है, ठोस NaCl, वो भी क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब वो क्या होना चाहिए, घुला हुआ होना चाहिए ना। ठोस विलयन क्या होना चाहिए, घुला हुआ होना चाहिए। और साथ साथ जो एक्वस विलयन है, जो जलीय विलयन, वो भी क्या होना चाहिए, घुला हुआ होना चाहिए। मतलब हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक ठोस नहीं बनना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, घुला हुआ होना चाहिए। जैसे मान के चलिए अभी जो यहाँ नीचे तली में बैठ गया, तो ये इसको हम संतृप्त विलयन नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हमारा डेफिनेशन यही कहता है कि विलय की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए। मतलब उतना विलय उसमें मत घोल दो, उतना नमक उसमें मत घोल दो कि ताकि अब उसकी घोलने की क्षमता ही खो जाए, है ना। बात समझ रहे ना। तो हमारा ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय की मात्रा घोला ना जा सके, मतलब इससे अधिक अब विलय की मात्रा हम इसमें घोल नहीं सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। बात समझ आ रहा है ना। तो ये आपका पूरा का पूरा संतृप्त विलयन के बारे में था। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अगला जो हेडिंग है यहां से हमारा, जिसको हम कहते हैं, अगला जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग लगाएंगे आप लोग असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। देखिए 4 नंबर जो हेडिंग हमारा लगाएंगे आप लोग, असंतृप्त विलयन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन 4 नंबर है ना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये असंतृप्त विलयन। तो देखिए इस विलयन में जो विलय की मात्रा होती है वो संतृप्त से कम होती है। मतलब क्या होता है, जो संतृप्त नहीं है। तो जो संतृप्त नहीं है उसका मतलब संतृप्त वाला जो विलयन की जो मात्रा होगी, विलय की जो मात्रा होगी, उससे कम होनी चाहिए। तो बस इसका छोटा सा डिफिनेशन यही है कि इस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है। संतृप्त विलयन से कम होती है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी बर्तन की, मान लेते हैं कि 500 ml पानी की जो क्षमता है वो 100 ग्राम चीनी को घुलाने की है, लेकिन आपने 100 ग्राम चीनी न रख के 90 ग्राम चीनी रख दिया या 80 ग्राम चीनी रख दिया, तो उसको क्या कह देंगे, असंतृप्त विलयन। अगर 100 ग्राम क्षमता है, क्षमता के बराबर आपने नमक उसमें घोल दिया है, तो उसको संतृप्त विलयन। और 100 ग्राम क्षमता है, 100 ग्राम से ज्यादा घोल दिया, तो उसको अति संतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको,
अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन तो लिखेंगे यहाँ पे 5 नंबर लिखेंगे, अति संतृप्त विलयन, जिसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, यानी ताप को हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया है ना। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर जिस विलयन में, जिस विलयन में, जिस विलयन में विलय की मात्रा, जिस विलयन में विलय की मात्रा, जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, संतृप्त विलयन से, विलयन से अधिक होती है, संतृप्त विलयन से अधिक होती है। स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। बात समझ रहे ना। देखिए ये सामान्य ताप पर पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे इस बात को कि ये विलयन, या लिखेंगे ये विलयन, ये विलयन साधारण ताप पर, ये विलयन साधारण ताप पर, साधारण ताप पर अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल, सोडियम थायो, सोडियम थायो सल्फेट का क्रिस्टल। सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल। देखिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। ये कह ये रहा है कि मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि किसी बर्तन की क्षमता, किसी बर्तन की क्षमता मान लेते हैं 200 ग्राम है। 200 ग्राम में उसमें पानी है। एक बर्तन है जिसमें कितने ग्राम पानी है, 200 ग्राम पानी है, या 200 ml पानी है। ये पानी क्या करता है, 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम विलय की मात्रा को घोल सकता है। कितने ग्राम विलय की मात्रा घोल सकता है, विलय की मात्रा इसमें जो विलय होगा वो 50 ग्राम क्या है, घुल सकता है, घुल सकता है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इसमें 50 ग्राम ना घोला के हम इसमें 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम घोलना चाहते हैं। इसमें 50 ग्राम क्षमता है इसकी, लेकिन हम इसको कितना घोलना चाहते हैं, 100 ग्राम। तो जब आप 100 ग्राम घोलना चाहते हो तो क्या इसमें घुलेगा, ये सारा जितना भी ये विलयन, जो विलय आप घोलना चाहते हैं, ये जाके नीचे बैठ जाएगा तली में, और तली में बैठ जाएगा, यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा जाके, अब बैठ जाएगा, उसको तो घोल नहीं सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस बर्तन को गर्म करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग ताप बढ़ाएंगे यानी गर्म करेंगे तो होगा क्या कि नीचे वाला जो ठोस अवस्था में जो विलयन है वो भी धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। तो ताप बढ़ा के, अब मान लीजिए कि ताप बढ़ा के एक जगह एक ऐसा ताप मिलेगा आपको जहां पे हम इस विलयन को अगर बंद कर देंगे, विलयन को रोकना बंद कर देंगे, तो होगा क्या कि वहां पे सारा का सारा जो आपने घोलना चाहे विलय वो टोटल घुल गया होगा। और जब टोटल घुल गया होगा तब उस ताप को मेंटेन करके छोड़ देंगे उतने ताप पर। मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिला है हमको, इस सारा का सारा इसमें जो ठोस अवस्था में जो था विलयन, ठोस से द्रव में बन गया, विलय पूरा घुल गया, तो उसी ताप को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसी ताप पे रखेंगे। तो यही कह रहा है स्थिर ताप पर, माने जो ताप आपका मिल गया है 50 डिग्री पे आपको गर्म करने पे सारा विलय घुल गया है, तो उस ताप को आप स्थिर कर दो, यानी रोक दो उतना पे। 50 से नीचे करोगे तो होगा क्या कि फिर वो वाला ठोस बनना शुरू हो जाएगा, फिर वो पूरा घुलेगा नहीं। तो स्थिर ताप पर जिस विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त से अधिक होती है, यानी संतृप्त का क्या मतलब होता है, अगर 50 ग्राम तक घोलते तो संतृप्त होता है, लेकिन 50 से अधिक घोल रहे हैं तो क्या हो गया, ये अति संतृप्त विलयन। ये विलयन साधारण ताप पे, जैसे मान लो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये विलयन आपको मिल ही नहीं सकता है ना, अस्थायी होगा। जैसे आप 50 डिग्री से कम तापमान करोगे तो तुरंत वो जो होगा 100 ग्राम वाला 50 ग्राम तो घुल जाएगा, अब बचा हुआ 50 ग्राम नीचे आपको बैठा हुआ दिखता रहेगा। एग्जाम्पल में लिख लेंगे सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल, सोडियम थायोसल्फेट का क्रिस्टल।
तो ये था आपका पूरा का पूरा अवयव की घटक या अवयव की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, जिसमें हमने पांचों के प्रकार के बारे में आपको समझा दिया। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट या इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। हमने आपको बताया कि घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके कितने प्रकार थे? 2 प्रकार के। सबसे पहला जिसको हमने आपको बताया कि द्विअंगी बिलियन, जिसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें घटकों की संख्या कितनी थी? 2। फिर हमने आपको बताया त्रिअंगी बिलियन, जिसमें घटकों की संख्या कितनी थी? 3, टर्नरी सॉल्यूशन। फिर हमने आपको बताया कि घटक की मात्रा या कम अवयव की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा 5। पहला पढ़ा आपको तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, फिर उसके बाद संक्षिप्त बिलियन, असंक्षिप्त बिलियन और अति संक्षिप्त बिलियन। फिर उसके बाद ये पूरा डिटेल में हमने आपको समझाया है ना। अब हमारा जो हेडिंग होगा, इस क्लास का जो टारगेट है, हम उस टारगेट को पूरा करेंगे। अगला जो हमारा हेडिंग होगा उसको हम लोग नोट करते हैं। पहले इसको आप लिख लिए होंगे, उम्मीद है आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना कि बिलियन के प्रकार कितने होते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है उसको आप सीखते हैं एक साथ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो हमारा अगला हेडिंग है उसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगाएंगे आप लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। हेडिंग लगाएंगे भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। हेडिंग लगाइएगा भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। आइए इसको समझते हैं। देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें होते हैं 3 प्रकार के बिलियन। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जरा आइए उसको देख लेते हैं। सबसे पहला बिलियन का नाम है जिसको हम कहते हैं ठोस बिलियन। क्या कहते हैं? ठोस बिलियन। इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सॉलिड सॉल्यूशन। भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार कितने होते हैं? 3। अब इसमें ध्यान से आप समझेंगे, अगर ये ठोस बिलियन है तो इसमें ठोस जो होगा वो विलायक की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? विलायक की मात्रा होगी। जो बिलियन है ये ठोस है तो विलायक ठोस होगा, द्रव है तो विलायक द्रव होगा, और गैस है तो विलायक गैस होगा। ठीक है, तो ठोस बिलियन में विलायक जो होता है, विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ये हमारा ठोस ही होता है। क्या होता है? ठोस ही होता है ना। लेकिन अगर विलेय की बात करें, तो विलेय हमारा कुछ भी हो सकता है। वो ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमारा विलायक ठोस है तो ठोस बिलियन, विलायक गैस है तो गैस बिलियन, द्रव है तो द्रव बिलियन। 2 नंबर भी लिख लीजिए। दूसरा द्रव बिलियन, जिसको हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए द्रव बिलियन है, इसका मतलब हमारा विलायक क्या होना चाहिए? विलायक बताओ क्या होना चाहिए? सभी लोग बोलेंगे विलायक क्या होना चाहिए? विलायक होना चाहिए द्रव। विलायक क्या होना चाहिए? द्रव। लेकिन हमारा विलेय क्या होना चाहिए? बताइए। विलेय हमारा कुछ भी हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला हेडिंग हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या है? गैस। देखिए, ठोस हो गया, द्रव हो गया, बचा क्या? गैस है ना, तो गैस बिलियन। क्या कहते हैं उसको? गैस बिलियन, जिसको हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब बताओ, गैसियस सॉल्यूशन में विलेय की मात्रा, विलेय तो ठोस द्रव कुछ हो सकता है, लेकिन विलायक हमारा जो मेन बात है, विलायक हमारा क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैस। और बाकी विलेय कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो। जैसे कहने का मतलब है आप ठोस ले लो, आपका मन है तो द्रव ले लो, आपका मन है तो गैस ले लो, कोई ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो ये हमारा था भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो ये हमने यहाँ पे आपको पूरा बिलियन का प्रकार समझाया। और भी कुछ बिलियन के प्रकार होते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अगले क्लास में देखेंगे, है ना। तो ये था हमारा टोटल बिलियन के प्रकार जो हमने आपको अभी समझाया।
आज वाली वीडियो में इतना काफ़ी है। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और खूब बढ़िया से नोट्स बनाएंगे और अपने एग्जाम रिवाइज करते रहेंगे। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको डेली सुबह उठ के रिवाइज करना है, ताकि आपको एक बात आपको याद रहे। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।